अब नेक्स्ट एंट्री है कि जब यदि कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन हो, यदि कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू में अगर कोई ऑल्ट्रेशन हो या तथा नया अंशतः पार्टली पेड अप कर लिया जाए। फेस वैल्यू में कोई परिवर्तन कर दिया है या फिर नया जो शेयर्स है उसको पार्टली पेड अप कर लिया है, तो जैसे पूर्व में पूर्ण प्रदत्त अंश, जैसे पहले एक शेयर फुली पेड अप था, उसके स्थान पर 5 रुपीज़ का फेस वैल्यू वाला एक नया अंश शेयर इशू कर दिया है, परंतु इस नए अंश का चुकता मूल्य 3 ही रखा गया है। पहले तो यहाँ से कम किया, फिर यहाँ से भी इसकी पेड अप वैल्यू 3 ही रखी है, तो एंट्रीज क्या होंगी? देखिए तरह तरह की जो एंट्रीज हैं वो उसी तरह से ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आपको सिर्फ अमाउंट का ही ध्यान रखना है। पहले वाला कितना था? 3 रुपए का। न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से बना है आपका? 5 रुपए का है, पर उसकी जो पेड अप वैल्यू है वो 3 है, तो कैपिटल रिडक्शन कितने रुपए से हुआ? 7 रुपए से। ठीक है। अब यहाँ भी भविष्य में कंपनी ₹2 प्रति अंश और मांग सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी कंपनी क्या करती है, क्योंकि 5 रुपए पे कंपनी ने क्या 3 रुपए ही लिए हैं, अभी 2 रुपए बाकी हैं, तो कंपनी भविष्य में 2 रुपए अंश और मांग लेगी। किससे मांगेगी? शेयर होल्डर से। फुटनोट दे रखा है कि अगर क्वेश्चन में किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो प्रेजेंट शेयर्स के स्थान पर जितनी अंकित मूल्य वाला नया अंश दिया जाएगा उतनी ही राशि वाले अंकित मूल्य के अंश को पूर्ण प्रदत्त माना जाएगा। अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रेजेंटली दैट मीन 5 रुपए का तो उसको 5 रुपए ही माना जाएगा, ना कि 3 रुपए माना जाएगा, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि किसको कितना फुली पेड अप शेयर माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड एंट्री है, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर्स के फेस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। अब देखिए सारी जो है उसमें फेस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर उनकी फेस वैल्यू में परिवर्तन कर दिया है। पहले वाली में भी उनकी जो सेक्रीफाइस की अमाउंट है उससे अधिक मूल्य घटा दिया है, और थर्ड में दे रखा है कि उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया है पर पेड अप अमाउंट घटा दी है। तो यहाँ पे सिंपल है, शेयर कैपिटल अकाउंट टू कितनी कमी की करी है, राशि की कितनी अमाउंट कम करी है, टू कैपिटल रिडक्शन। यहाँ पर ओल्ड डिनोमिनेशन और न्यू डिनोमिनेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनकी फेस वैल्यू कहीं को रिड्यूस नहीं किया बल्कि टोटल अमाउंट में ही रिडक्शन कर दी है पेड अप अमाउंट में। तो डायरेक्ट वो अमाउंट जितनी अमाउंट से उसको रिड्यूस किया है वही अमाउंट उसमें आप डाल दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका थर्ड है, ये वाला पॉइंट था आपका सेकंड है, जबकि फर्स्ट के ही 2 पॉइंट्स थे ए एंड बी। ठीक है, क्लियर है। फिर थर्ड पॉइंट है, कभी कभी जो लेनदार या ऋणदाता क्रेडिटर्स या आपका जो ऋण देने वाला है या ऋण पत्रधारी है वो भी त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं। अब देखिए वो वाली सिचुएशन होगी कि जिससे हमने ले रखा है उससे भी हम कहते हैं कि भाई आप भी कुछ छोड़ दो, हमसे पैसे सारे पूरे मत लो। तो ये वो सिचुएशन है कि सब ये मान के चलो जब कंपनी इस सिचुएशन में आ गई है तो कंपनी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि उसने ये सब काम पहले कर चुकी है, उसने अपने यूँ कहते हैं ना कि जैसे अपने रिश्तेदारों से भी पैसे ले लिए। ठीक है, आपको कोई संकट आ गया है, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपने रिश्तेदारों से भी पैसे ले लिए, अब आप बाहर वालों से भी पैसे मांगने लग गए। तो ये वो सिचुएशन है, दैट मीन्स कि आपकी सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि इनके पैसे देने से भी आपकी जो काम करने का या जो आपकी जो नीड थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, इस वजह से आपने बाहर से भी पैसा उधार ले लिया है। वही कंपनी के केस में होता है, क्योंकि पैसा लेने का जो कंडीशन थी वो पहले ही कंपनी पूरी कर चुकी है, उसने पहले ही लेनदार और अपने ऋणदाता ऋण पत्रधारी बना लिए हैं भाई, तभी तो वो त्याग करेंगे, यानी कि पहले क्रेडिटर जनरेट हो चुके हैं। अब जब जनरेट हो गए, अब कंपनी इनसे रिक्वेस्ट करती है, उनको सहमत करती है, उनको कन्विंस करती है कि आप भी कुछ सेक्रीफाइस कर दीजिए। इस सिचुएशन में उनके जो क्लेम्स हैं उनमें भी कमी लाई जाएगी, पर एक कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको पैसा कंपनी से लेना है, वाई द क्रेडिटर एंड वाई द डिबेंचर होल्डर डू सेक्रीफाइस, वो क्यों करे सेक्रीफाइस? तो ये कंपनी को सहमत करना पड़ेगा उनको इस बात के लिए कि वो भी सेक्रीफाइस कर दें। तो इस केस में क्या एंट्री होगी?
क्रेडिटर्स अकाउंट, दावे की राशि में कमी की गई राशि से, डिबेंचर्स या लोन्स अकाउंट, दावे की राशि में कमी की गई राशि से। ये दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अगर एक है तो आप एक एंट्री करोगे, इसको छोड़ दोगे। अगर ये दोनों है, क्रेडिटर और डिबेंचर्स, दोनों एंट्री की जाएंगी। तो वही सेम कैपिटल रिडक्शन, अब तक जितने भी देखे सारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप कर रहे हो उसमें क्रेडिट, तो वही किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एंट्री है कि जब किसी संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप रिवैल्यूएशन किसी एसेट का किया है आपने, यदि उसके वैल्यू में वृद्धि हो जाती है रिवैल्यूएशन में, तो उस केस में क्या किया जाएगा, इस एक्सेस की अमाउंट से आप निम्नलिखित जर्नल एंट्रीज करोगे। इंडिविजुअल एसेट्स अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, आपको चाहे आप ये भूल जाओ पर आप ये तो याद ही रखोगे, ठीक है ना। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको क्रेडिट में जा रहा है हमेशा, तो आपको एक चीज ये ध्यान रखना, एंट्रीज को याद करने के लिए, समझने के लिए, और बाकी जिस से रिलेटेड है वो एंट्री, वो ऑब्वियस डेबिट हो जाएगी। तो देयर इज नो नीड टू लर्न, कोई ज़रूरत ही नहीं उसको याद करने की, आपको रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको ध्यान में रखना, क्रेडिट होगा, और बाकी जिस चीज़ से रिलेटेड है वो एंट्री वो आपकी डेबिट हो जाएगी। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट है कि यदि कंपनी की आपकी जो लेखा पुस्तकें अकाउंटिंग बुक्स हैं उसमें जर्नल रिजर्व अकाउंट या किसी अन्य स्पेशल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत संचय रिजर्व खाते में क्रेडिट शेष पाया जाता है, कंपनी की जो पुस्तकें हैं, लेखा पुस्तक अकाउंट्स हैं, उसमें अगर जर्नल रिजर्व या स्पेशल रेवेन्यू कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में अगर कोई क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, तो वैधानिक रोक लगाने वाले, अगर किसी तरह की रोक लगी हुई है, रोक वाले रिजर्व खातों में अतिरिक्त अन्य सभी संचय इन खातों में क्रेडिट शेष दर्शाने वाली राशि को यदि हानियों को अपलिखित करने हेतु अंश कमी खाते में उपलब्ध क्रेडिट राशि को बढ़ाने हेतु आवश्यक हो, तो पूंजी में कमी के कार्यक्रम की पुष्टि आदेश के अंतर्गत कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में स्थानांतरित कर देना चाहिए। मतलब कि जर्नल रिजर्व से ही आपकी जो कैपिटल रिडक्शन का जो जितनी रिडक्शन करनी थी उससे वो कंप्लीट हो रही है। तो आप देखिए, ऐसा कोई है कि आपकी कंपनी में कोई जर्नल रिजर्व बना हुआ है या अदर काइंड ऑफ रिजर्व बना हुआ है, अगर उसमें क्रेडिट बैलेंस पड़ा है तो आप उससे भी रिटर्न ऑफ कर दोगे उसको। इसी प्रकार कंपनी को यदि अन्य कोई लाभ उत्पन्न हो तो उस लाभ की राशि से भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। मतलब वही है कि इसका आपका डेबिट पड़ा हुआ है, आपको उसने क्रेडिट कर दिया तो रिटर्न ऑफ हो गई वो। इसी तरह कंपनी को अगर कोई अन्य लाभ मिल रहा है तो उस लाभ की राशि से भी आप इसको क्रेडिट कर दोगे। क्लियर। सिक्स्थ एंट्री है कि जब पूंजी कमी खाते में क्रेडिट की राशि का उपयोग, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट की राशि, क्रेडिट की जो अमाउंट पड़ी हुई है उसका यूज अगर ट्रेड लॉसेस, स्पेशल लॉसेस, गुडविल की अमाउंट, फिक्टिशियस एसेट्स को फुली रिटर्न ऑफ करने या आपकी जो अमूर्त संपत्तियों के मूल्य में कमी करने के लिए या आपके अधिमान अंशों पर बकाया लाभांश किसी राशि का भुगतान करने या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, संदिग्ध दायित्वों एवं लेखा करने से रह गए व्ययों या हानियों को अपलिखित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब क्या है, पूंजी खाते कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट की गई राशि का उपयोग। अब इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में के क्रेडिट में अगर कोई अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो उसका यूज हम इन सारे खर्चों को करने के लिए, रिटर्न ऑफ करने के लिए कर देंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्योंकि बहुत पहले से इसके अंदर क्रेडिट होता जा रहा है, तो दैट मीन्स कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट के पास बहुत सारा पैसा आ गया होगा। ठीक है। जैसे टेक एग्जांपल, हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि बहुत पहले से ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, एक समझाने के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। तो अब इसके बाद हो सकता है कि हमने जब पूंजी में कमी करी है करते गए हैं तो इसके पास क्रेडिट प्लस में आ गया होगा, क्रेडिट बैलेंस बच गया होगा।
अब क्या करेंगे कि मान के चलो हमने जो पूंजी है उसमें कमी कर ली और अगले वाले सालों में फिर से हमको हानि हो गई, तो हम फिर अगले साल वाली हानियों को, क्योंकि हमारे पास एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, गुडविल, पेटेंट एंड अदर एसेट्स इंडिविजुअली को रिटर्न ऑफ करने के लिए इसका यूज कर लेंगे। ठीक है। फिर है 7th पॉइंट कि किसी कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए अगर प्रोविजन किया जा रहा है तो आपको निम्नलिखित एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंट्रीज करनी पड़ेगी। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी अकाउंट, क्योंकि अब तक सारी जो एसेट से रिलेटेड थी अब आपका रिवर्स बैलेंस चलना लग गया है, लायबिलिटीज आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट में चला गया है। अगर आपकी संभावित कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए कोई प्रबंध किया है तो उसकी एंट्रीज आपको इस तरह से करनी है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका लास्ट जो आप अकाउंटिंग करेंगे तो विभिन्न हानियों को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉसेस को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से रिटर्न ऑफ करने के बाद भी यदि पूंजी कमी खाते में कोई क्रेडिट शेष बच जाता है, ठीक है, यानी कि आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से सारी की सारी जो आपके लॉसेस थी उसको रिटर्न ऑफ कर दिया है, उसके बाद भी उसके अंदर बैलेंस बच गया, यानी कि प्लस में चला गया आपका कमी कर करके, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल बताया था, तो उसे पूंजी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब क्योंकि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में करने का मतलब है कि भविष्य में अगर इस तरह की कमी होगी तो वहां से वो पूरी कर ली जाएगी। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का एक्सेस था हमारा डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हमने शिफ्ट कर दिया है अगर हमारा बैलेंस बच जाता है तो। अब जो ऊपर बताई हैं 6, 7 एंड 8, 6 दिस एंट्रीज एंड दिस एंट्रीज, उनके लिए एक कंपाउंड एंट्री भी की जा सकती है। कैसे? इसके अंदर सारा के सारा डेबिट में है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में है, तो करें कंपाउंड एंट्री भी की जा सकती है। इसमें क्या किया जाएगा कि पूंजी में कमी के कार्यक्रम के अंतर्गत यदि नए अंश इशू किए गए हैं, नए अंश इशू किए जाने हैं, पुराने अंशों से मांग की राशि मंगवाई जाए। ठीक है, अब नए अंश हमको इशू करने हैं कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत, पुराने अंशों से मांग की राशि मंगवा ली। कोई ऋण लिए हैं या तो कोई ऋण लिए, ऋण मतलब लोन लिया जाए और इस राशि से, इन अमाउंट से कोई एक नई संपत्ति खरीद ली जाए। वो बता रहा है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हो। या तो आप क्या करोगे, नए शेयर्स इशू कर दोगे, पुराने अंशों से आप जितनी आपकी डिमांड थी वो अमाउंट आप मंगवा लोगे, कोई लोन ले लोगे या इस अमाउंट से कोई नई एसेट खरीद लोगे। तो इन व्यवहारों की कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्ज करने के लिए सामान्य जो जर्नल प्रिंसिपल हैं उन्हीं के आधार पर एंट्रीज की जाएंगी। तो दीज आर द एंट्रीज ऑफ रिडक्शन इन कैपिटल। ठीक है, जब आपकी खोई हुई या नष्ट हुई एसेट से आपको रिटर्न ऑफ करना है तो इस तरह की आपको क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ेंगी। क्लियर है यहाँ तक?